तो मुझे बताना था इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, है ना। तो समझिए नेक्स्ट है आपका इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। तो इंट्रा क्रोमोसोम में बता चुका था, इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन, है ना। क्रोमोसोमल एब्रेशन। देखो इंटर क्रोमोसोमल तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको हम म्यूटेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था इंट्रा क्रोमोसोमल, एक ही क्रोमोसोम के अंदर, है ना, जो चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन होंगे, इसमें दो क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे। ये दो तरह के पहला क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, और दूसरा क्या होगा, डुप्लीकेशन। तो दूसरा होगा डुप्लीकेशन। अब देखो ट्रांसलोकेशन में क्या होगा और डुप्लीकेशन में होगा, है ना। यहां पर एक क्रोमोसोम था, इसमें कई सारे जीन्स थे, ए बी सी डी ई और एफ, ये इतने सारे जीन थे। दूसरा एक और क्रोमोसोम था, उस क्रोमोसोम में जीन ऐसे थे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जीन थे। अब क्या हुआ, इसमें ये जो पीछे वाला था, इसका पर्टिकुलर पार्ट, है ना, कुछ पर्टिकुलर पार्ट निकल करके ट्रांसलोकेट हो गया दूसरे वाले क्रोमोसोम। तो ए और बी जीन ट्रांसलोकेट हो गए, तो ये वाला जीन ट्रांसलोकेट हो गया, टूट करके इधर आ गया, है ना। तो इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अब इस ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ कि एक से तो हिस्सा निकल गया, है ना, तो जिससे हिस्सा निकल गया, इस वाले से इस वाले का क्या हाल होगा, इस वाले में हुआ डिलीशन, है ना। और डिलीशन हो जाने के बाद इससे इस वाले से डिलीशन हुआ, तो ए भी निकल गया, इसके अंदर ये सिर्फ सी बचा, है ना, सी और डी ई और एफ, ये इसके अंदर बचा। दूसरा वाला जो क्रोमोसोम था, उस वाले क्रोमोसोम में ए और बी जीन जाकर के जुड़ जाएंगे, ए और बी, ये जीन, दो जीन उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इसमें फिर इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एक में डिलीशन हो गया, इस वाले में डिलीशन हुआ, और इसमें क्या हो गया, एडिशन हो गया, इसमें कुछ जुड़ गया जाकर के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, नोट करो। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या हुआ, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। तो सेगमेंट ब्रेक डाउन एंड ज्वाइन विथ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच नोट कर लिया क्या, समझ आ रहा है ना भाई सबको। Yes, sir.
सर यहाँ पे नॉन होमोलोगस का मतलब ये है ना कि यहाँ पे ABC है तो उधर 1 2 3 है। नॉन होमोलोगस फिर हम मारेंगे तुमको पकड़ के, अगर आप ये इतना बेसिक पूछोगे। मैंने बताया था कि होमोलोगस कौन होते हैं, जिनमें सेम लोकस पे सेम जीन पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 11 आपस में क्या होंगे, नॉन होमोलोगस होंगे। याद आया? ये सर तो और अगर ये ABC से ABC में ही होता तब भी उसे ट्रांसलोकेशन ही कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको भी ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, है ना। तो वो फिर डुप्लीकेशन हो जाता है ना। देखो अभी दूसरा वाला, अच्छा किसी और ने भी पूछा, फिर वो डुप्लीकेशन हो जाएगा ना, वो दूसरे वाले में आ जाएगा। होमोलोगस में दूसरा वाला, ट्रांसलोकेशन सिर्फ नहीं ऐसा नहीं इल्मा, ट्रांसलोकेशन सिर्फ टर्मिनल पार्ट का नहीं हो सकता, ट्रांसलोकेशन इंटरमीडिएट पार्ट का भी हो सकता है, किसी भी पार्ट का हो सकता है। ठीक है, सिर्फ किसी भी क्रोमोसोम का, चाहे टर्मिनल पार्ट चाहे इंटरकैलरी पार्ट, वो टूट करके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर चिपक जाए तो इसमें डिलीशन हो जाएगा, इसमें एडिशन हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेशन बताऊं, कर लिया इसको? Yes, sir. देखो अब दूसरा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कहां होगा, तो वही तो मैंने बताया था, ये ट्रांसलोकेशन नॉन होमोलोगस में, डुप्लीकेशन हमेशा होगा होमोलोगस क्रोमोसोम में। देखो अब यहां पर सेम तरह के क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपको पता है कि दोनों सेम तरह पे, मतलब सेम लोकस में सेम टाइप के जीन पाए जाते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इसमें सेम जगह पे सेम जीन मौजूद होंगे। ठीक है, यहाँ पर A B C D E और F, ऐसे यहाँ पे A B C D E और F। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट टूट करके इस वाले में जुड़ गया जाकर के। अब देखो जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, जोड़ने वाली प्रोसेस में, तो इस वाले में तो हो गया डिलीशन, है ना, इसके तो 2 जीन डिलीट हो गए, तो यहाँ पे बचा जाकर के C D E और F। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में डुप्लीकेशन हो गया। डुप्लीकेशन कैसे हो गया, इसमें पहले ऑलरेडी A B, फिर से A B, इसके 2 सेट हो गए और C हो गया, है ना, और वही D, ये D E और F, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज दो दो सेट हो गया, तो बोलेंगे डुप्लीकेशन हो गया। तो हमेशा डुप्लीकेशन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है और ट्रांसलोकेशन कहाँ होता है, नॉन होमोलोगस। हो गया, डन, समझ में आ गया सब लोगों Yes, sir. को? ठीक है, Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. मरियम समझ में आ रहा है, मरियम Yes. समझ आ रहा है? अच्छा, अलीना समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो आ जाते हैं जीन म्यूटेशन में, है ना। जीन म्यूटेशन ही एक्चुअल म्यूटेशन, सुन करो, जीन म्यूटेशन, दिस इज द ओनली एक्चुअल म्यूटेशन। तो नोट करो, व्हाट इज जीन म्यूटेशन? द जीन म्यूटेशन इज
जीन म्यूटेशन आर सडन मतलब अचानक से होगा, स्टेबल ये स्टेबल रहेगा, पहले वाला क्या था अनस्टेबल था, स्टेबल चेंजेस इन जीन, ठीक है, दैट इज a small part of chromosome, that is a small part of chromosome or DNA chain get altered where sequence of nitrogenous bases where sequence of nitrogenous bases changes. Next point, unlike chromosomal mutations, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हमने देखा था कि हम इनको देख सकते थे माइक्रोस्कोप से, है ना, याद है ना, unlike chromosomal Yes, sir. mutation, gene mutation cannot be observed by electron microscope. Full stop. They are detected when they causes a noticeable change. They are detected when they causes a noticeable change. They are detected when they causes a noticeable change in the phenotype of organism. अभी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर चेंज लाएंगे तब पता चलेगा, और ये जरूरी नहीं कि जीन म्यूटेशन चेंज लेके आए, हो सकता है जीन म्यूटेशन इतना छोटा सा हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज ना हो। और मैं आपको बता दूं हमारे अंदर ऐसे थोड़े थोड़े म्यूटेशन होते रहते हैं जिनका कि हमारी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, तो उनको हम देख ही नहीं पाते। तो जरूरी नहीं है कि जीन म्यूटेशन नोटिसेबल हो, देयर मे बी सम जीन म्यूटेशन विच आर नॉट नोटिसेबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूटॉन क्या होता है, पूछा जाता है व्हाट इज म्यूटॉन। नोट करेंगे, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ दैट कैन बी म्यूटेटेड कॉल्ड म्यूटॉन। सबसे छोटा जीन का पार्ट जिसको चेंज किया जा सकता है उसको म्यूटॉन बोलेंगे। द स्मॉलेस्ट म्यूटॉन इज the smallest muton in a gene, the smallest muton in a gene is single nucleotide. ठीक भाई, अब टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, अब देखो जीन म्यूटेशन कितने टाइप के हो सकते हैं समझिएगा। अब देखो भाई साहब, जीन म्यूटेशन सबसे पहले आते हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना, डिलीशन और इंसर्शन। देखो समझिएगा पहले बात को, फिर नोट। तो सबसे पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है, डिलीशन। तीसरा क्या है, इंसर्शन मतलब एडिशन।
मतलब एडिशन, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन जो फर्दर होता है ना, अब ये समझिए ये दो तरह का हो सकता है ना। सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं, समझाता हूं मैं आपको। सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट, एक की जगह कोई दूसरी जगह का चीज का आ जाना, है ना। तो आप समझे सब्स्टिट्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। तो पहला जो सब्स्टिट्यूशन का टाइम है मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। जो पहला टाइप है उसको भाई साहब हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब प्यूरिन की जगह, ठीक है, अब समझिए ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन क्या होता है। तो ट्रांजिशन में क्या होता है, जब प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ जाए या पायरामिडिन की जगह पायरामिडीन आ जाए, है ना। तो पायरामिडीन की जगह पायरामिडीन आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे ट्रांजिशन। द सेकेंड वन टाइप दैट इज द ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन का मतलब होता है वेयर प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरामिडीन और pyrimidine is replaced by purine. That is called transversion. ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई। हाँ जी बोलो कुछ। आई सर। आई, चलो ठीक है। सर अगर आगे किसी बट हाँ बोलो। रिप्लेसमेंट हमने इसको सर नाम दिया है, तो ट्रांजिशन में प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आ रहा है, तो फिर हमने इसको इंक्लूड ही क्यों करा है? रुको रुको, चलो देखो समझो। जीन्स होते हैं ट्रिपलेट, तीन तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर के जीन्स बने होते हैं, है ना। मैं मान लेता हूं, तो प्यूरिन कौन कौन होते हैं ये बताओ पहले मुझे, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, किनको प्यूरिन बोलते हैं, जल्दी बताओ, देर नहीं लगाओ। एटीजीसी में प्यूरिन कौन थे, अरे अभी तो बताया था लास्ट क्लास में। हर्षित, पढ़ाई नहीं हो रही है क्या जी? अरे प्यूरिन पायरामिडिन नहीं, ये नहीं आते बहुत से, बताया कि नहीं बताया ये बताओ पहले। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ना बताया हो, कॉन्फिडेंट हो जाओ, जल्दी बताओ। सर लास्ट क्लास सर शायद प्यूरिन नहीं बताया आपने अभी तक। सर लास्ट नहीं क्लास में नहीं बताया। नहीं मैंने बताया, 11th में पढ़ा है। लास्ट 11 अच्छा 11 पढ़ाया, चलो ठीक है। मैं प्यूरिन पायरामिडिन एक बार बता, तो बताओ प्यूरिन पायरामिडिन बताया कि नहीं बताया। प्यूरिन प्यूरिन पायरामिडिन देखो, अब क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस, अच्छा डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, चलो मैं इसको पॉज करता हूँ, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, जस्ट मिनट। देखो क्या होता है, प्यूरिन्स और पायरामिडिन दो तरह के स्ट्रक्चर्स, दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इन द मीनवाइल जब तक मैं आपको ये डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में है, लेकिन तब तक हमें प्यूरिन्स और पायरामिडिन समझने पड़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं डीएनए का यहाँ पे स्ट्रक्चर, आपको केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये वाला, तो ये क्या है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पर एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको जी से, और साइटोसिन को सी से। हमेशा ए के साथ डबल बॉन्ड बनाता है टी, मतलब एडेनिन जुड़ता है, और गुआनिन के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, साइटोसिन। इन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, है ना। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है एटीजीसी का, है ना। तो एटीजीसी इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता जाता है। अब देखो यहाँ पे प्यूरिन्स कौन है, यहाँ पर ए और जी जो है वो प्यूरिन्स है ना। तो नाइट्रोजन बेस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, प्यूरिन, ठीक है। तो प्यूरिन होती है हमारी एजी, है ना, एजी प्यूरिन। और पायरामिडिन्स क्या है, पायरामिडिन सीटीन, पायरामिडिन सीटीन, है ना। तो प्यूरिन्स पायरामिडिन्स, क्लियर है, आप समझ में आ गया। यस सर। तो हमेशा Yes, प्यूरिन्स और sir. पायरामिडिन, है ना,
ये नाइट्रोजनस बेसिस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप नोट कर लेना, प्यूरिन्स कौन है, पायरिमिडिन्स कौन है। और इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास मतलब मींस आपको नेक्स्ट जब चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो आपको ये बताऊंगा। तो डीएनए का स्ट्रक्चर है, और ये जो जैसे दिख रहा है, ये शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई बैकबोन है, और इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजनस बेस हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। कैसे? ATG तक। हर्षित समझ आया? इल्मा, इंशिया, मरियम समझ आ रहा ना? यस सर। यस सर। यस सर। जिसको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तुरंत, और अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आप बोलो कि नहीं सर। सर मुझे लगा 11th का पूछ रहे हो। वो कॉन्फिडेंस बेटा इसलिए लूज हो जाता है क्योंकि तुम रिवीजन नहीं करते हो, समझे? ये करे तो रिवीजन हमेशा करो, क्योंकि ये भूल जाएगा फिर और उतना नहीं याद रहेगा। तो अब से ठीक है। अब आपका क्वेश्चन था कि प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो गया तो क्या हुआ, है ना? अब देखो यहां पर क्या था, ए देखो जीन्स क्या है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बात पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मैंने बनाया नहीं, वरना बना के बता। देखो यहाँ पे एक जीन था। अब ये जीन क्या है? ये जीन ऐसे ऐसे करके जीन है। जीन क्या होते हैं? तीन तीन नाइट्रोजनस बेस के जो ट्रिपलेट होते हैं, इनके सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं, है ना। तो ये एक ट्रिपलेट होगा, इसको कोडॉन बोलते हैं, और इनको इस लैंग्वेज को हम जीन कहते हैं। तो यहाँ पर है ATG, AAC, TTG, कुछ भी हो सकता है, CCC, है ना। अब देखो यहाँ पर प्यूरिन कौन है? A और G प्यूरिन है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, G की जगह क्या आ गया? A आ गया, ठीक है ना। तो मैं दूसरे कलर से करता हूँ, G की जगह क्या आ गया? G की जगह A आ गया। तो अभी सीक्वेंस क्या था? अभी सीक्वेंस था ATG। अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा? A T A। अब ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करने लगेगा। बताओ सीक्वेंस चेंज हो गया। तो प्यूरिन ने प्यूरिन्स को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। तो ये प्यूरिन से प्यूरिन सब्स्टिट्यूट हो गया। इन द सेम वाइट पैरामिडिन कौन है? पैरामिडिन कौन है? CT, है ना, CT है। तो यहां पर क्या हुआ? C आ गया, यहां पे इनकी जगह CC आ गया। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा? देखो यहाँ सीक्वेंस तो वही रहेगा, AAC। अब यहाँ पे क्या हुआ? सीक्वेंस चेंज हो गया, CCG हो गया, और फिर यहाँ पे CCC ही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो जगह, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया और यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया। तो प्यूरिन्स ने प्यूरिन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, पैरामिडिन के पैरामिडिन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया। आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको ट्रांजिशन बोलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है सर तो अगर एडेनाइन को एडेनाइन रिप्लेस करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? अब यहाँ पे नीचे वाले में क्या होगा? एडेनाइन की जगह, समझने वाले, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आएगा। तो अब क्या हो गया? ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ गया, एडनिन की जगह, है ना, थाइमीन आ गया। वो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्जन। सर हाँ, ए की जगह ए आए तो फिर उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे ना, वो फिर वो तो रिमार्केबल नहीं होगा ना, वो म्यूटेशन वो नहीं हुआ ना। फिर चेंज कहाँ हुआ? म्यूटेशन क्या है? चेंज इन जीन सीक्वेंस। और सर ए की जगह ए ही आएगा, तो ATG की जगह ATG ही तो रहेगा। यस सर। तो फिर आप उसको म्यूटेशन नहीं कर सकते। हाँ सर एक और डाउट है, मतलब जब ये रिप्लेस हो रहा होगा तो कोई एक बीच में टाइम पीरियड ऐसा भी होगा जब वहां पे कुछ भी नहीं होगा, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? क्या 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 क्या? जब रिप्लेस हो रहा होगा तब? सर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी तो आएगा जब वहां कुछ भी ना नहीं। भाई साहब, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इंसिडेंस होता है भाई साहब, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत स्पीड से होता है। ओके सर। और आपने अभी क्या बताया था कि ट्रिपलेट्स में आते हैं ये? हाँ सर आपने बताया ना कि ये 3 के उसमें आते हैं ट्रिपलेट्स में। मैं समझा नहीं, थोड़ा तेज बोलो हर्षित, क्या करो? सर आपने कहा ना कि ट्रिपलेट्स में आते हैं ये। हाँ, ट्रिपलेट में वो कोडॉन कहते हैं उनको, हम लोग ट्रिपलेट्स को कोडॉन कहते हैं। ओके सर। ट्रिपलेट को कोडॉन कहते हैं। चलो, तो हो गया।
प्यूरिन से प्यूरिन, हाँ ठीक है जी, समझ में आ गया ना? एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डिलीशन में, है ना? देखो तब तक इतना समझ लो जीन क्या होता है। इस डीएनए के लंबे से नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को हमने जीन कहा। और जीन की लैंग्वेज क्या होती है? तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। तो बहुत सारे ट्रिपलेट मिलकर के एक जीन बनाते हैं। तो हो सकता है कि सपोज दैट हमारे बालों का कलर एक जीन से रिप्रेजेंट होता है। उस बालों के कलर को बनाने वाला जो डीएनए है वो 100 ट्रिपलेट से मिलकर बना है, और इन ट्रिपलेट का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको हम जीन कहते हैं। अभी बताओ सब लोग, बोलो जल्दी जल्दी। तब तक के लिए इतना जान लो, बाकी मैं और पढ़ाऊंगा ये ट्रिपलेट क्या होते हैं, कोडॉन्स क्या होते हैं, सब पढ़ाएंगे, लेकिन ये अगले चैप्टर का पार्ट है। ठीक है? अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो, बोलते नहीं तुम लोग यस यार। सर। यस सर। हाँ, कुछ तो बोलते रहा करो। ठीक है, तो नोट कर लिया, मैं इसको हटा देता हूँ ये वाला, है ना? अब डिलीशन बताता हूँ। अब डिलीशन में क्या होगा? डिलीशन में नाइट्रोजनस बेस डिलीट हो जाएंगे। लेकिन ये और बड़ी समस्या है, ये ज्यादा बड़ी समस्या है। अबे आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों डिलीट होने से? देखो एक जीन था, है ना? देखो ये सब चीजें ना सिर्फ प्रैक्टिकली समझी जा सकती हैं। जीन था, तो मैंने बताया कि ट्रिपलेट ट्रिपलेट का सीक्वेंस होता है। तो ऐसे 1 2 3, है ना? तो अभी जीन का सीक्वेंस क्या है? ATG, CCC, TTT, AAA और GGG, ये जीन का सीक्वेंस है ना? तो पर्टिकुलर किसी जीन का सीक्वेंस है। अब क्या हुआ, यहां से T डिलीट हो गया। अब जब भाई साहब T डिलीट हो गया, ठीक है, तो अभी लैंग्वेज हमारी क्या है? ATG, CCC, TTT, AAA, ये लैंग्वेज हमारी, है ना? अब देखते जाओ, अब क्या हुआ, यहां से एक डिलीट हो गया। जब यहां से डिलीट हो गया, तो अब हमारी लैंग्वेज क्या बनेगी? आप समझते जाइए। अब हर आगे वाला पीछे शिफ्ट हो जाएगा, है ना? तो ए टी, सॉरी, ए, अब टी तो रहा नहीं, टी की जगह क्या आएगा? जी आ जाएगा, और जी की जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? सी, सी, और इधर से शिफ्ट होके क्या आ जाएगा? टी। अब क्या होगा? यहां तो दो ही टी बचे, टी टी, इधर से शिफ्ट होके ए आ जाएगा। अब यहां क्या होगा? ए ए, है ना? और अगला जी, और फिर ये क्या? जी और जी रह जाएगा। इस तरह से शिफ्ट होता है, पूरा का पूरा लैंग्वेज चेंज हो गया। इस तरह का जो ये वाले म्यूटेशन देखे नहीं जाएंगे, दे आर नॉट विजिबल। इन म्यूटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। एक प्यूरिन पायरिमिडिन चेंज, दे विल बी रिमार्केबल। हो सकता है ऑर्गेनिज्म मर भी जाए, तो इसको पूरा का पूरा, इस म्यूटेशन को क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो, इसी तरह से इंसर्शन है, समझिए मेरी बात को, इंसर्शन को। अब इंसर्शन क्या है? देखो, इंसर्शन में सेम जीन सीक्वेंस है। चलो मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करता हूँ, सेम जीन सीक्वेंस है। तो ये वाला पहले वाला हो गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे तो इसको डिलीट कर दिया था आपने। अब हमने क्या किया, अगला काम जो किया, हमने यहाँ पर इस जगह पर हमने एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर दिया, है ना? अब इंसर्ट कर देते हैं, देखो क्या सीक्वेंस होगा। तो पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? तो पहला वाला तो हमारा यही रहेगा, ATG ही रहेगा। अगले वाले में क्या आएगा? अब अगले वाले में TCC। अभी आगे C शिफ्ट हो जाएगा, एक C फिर आगे आ जाएगा, CTT, फिर शिफ्ट हो जाएगा। अभी आगे एक T आ जाएगा, TAA,
ए, फिर शिफ्ट हो जाएगा ए जी जी, इस तरह से शिफ्ट। तो ये भी क्या होगा, ये भी फ्रेम शिफ्ट होगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक बड़ा चेंज लेकर के आते हैं। दे आर रिमार्केबल एंड विजिबल, रिमार्केबल एंड विजिबल। तो ये रिमार्केबल भी होते हैं और विजिबल भी होते हैं। तो डिलीशन और एडिशन दोनों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इनको देखा जाएगा, इनका इंपैक्ट पड़ेगा। जब ये म्यूटेशन होंगे तो ऑर्गेनिज्म में चेंज आएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं और ये हमें दिखाई नहीं देते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हर्षित Yes. समझ आया? सर तो जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जो मतलब जो बाहर गया सपोज प्योरिन से अरे पैरामीटर, अरे भाई, उसमें पूरी लैंग्वेज नहीं चेंज हो रही ना, उसमें तो पूरा का यहाँ पे चेंज हुआ, बाकी तो सब कांस्टेंट है। अब तुम सोचो 1,00,000 कोडॉन है, 1,00,000 कोडॉन में क्या एक कोडॉन में चेंज होने से कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे ए ने जी को रिप्लेस किया तो वो जी कहाँ गया? वो जी मतलब वो तो डिसॉल्व हो गया ना, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में है, वो पड़ा हुआ है वो। ये आया कहाँ से? न्यूक्लियोप्लाज्म से आया, गया कहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म में गया। ओके सर, ओके। पूरा खेल तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ना। यस तो सर, गॉट। न्यूक्लियस के अंदर ये नाइट्रोजन बेस तैरते रहते हैं, उसको हम लोग नाइट्रोजनस बेस पूल कहते हैं। यस सर। श्रीनी क्लियर है? श्रीन सॉरी, Yes, sir. ओके ग्रेट। अलीना समझ आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, सब लोग नोट करो, फिर आगे सर चलते हैं। एक बार ये जो हमने एडिशन वाला करा है, इंसर्शन वाला, वो बता दीजिए। इंसर्शन वाले में देखो ना, हमने क्या किया कि यहाँ पे इस पूरे फ्रेम में यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया। तो जब जहां से इंसर्ट किया उसके बाद वो एक आगे आगे बढ़ता गया और फ्रेम शिफ्ट होता गया। उसने आगे वाले को धक्का दिया, है ना। ये तीसरी चौथी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये खुद कहाँ पे है? चौथी पे। तो इसने चौथी वाले को कहाँ भेज दिया? पांचवे में। पांचवे वाले ने आगे वाले को धक्का दिया, वो छठे में चला गया। छठे वाले ने आगे वाले को धक्का दिया, सातवें में चला गया। तो ऐसे ऐसे फ्रेम चेंज हो गया। देखो यहाँ पे टी चेंज किया, तो यहाँ पे टी ATG, देखो पहले वाला तो सेम है, दूसरे वाले पे यहाँ पे टी मैंने इंसर्ट किया, टी, ठीक है। तो अगला क्या हो गया? यहाँ पे टी आ गया, तो इसने धक्का दे दिया आगे CC को, तो 2 C यहाँ पे आ गए, तीसरा C इधर आ गया, फिर C TT के साथ जुड़ गया, तो एक आगे शिफ्ट होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा और पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। ओके सर। दिस, और इन दोनों को हम डिलीशन और इंसर्शन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर भाई? सब लोगों को बिल्कुल क्लियर है 100%? Yes, sir. चलो अब आते हैं अगले टॉपिक में। तो अगला टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन में पढ़ा चुका था ना? सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा चुका था ना? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा चुका हूँ। Sir. अब आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर और पेडिग्री एनालिसिस, है ना। तो Sir. जेनेटिकल डिसऑर्डर पे आ जाते हैं, मतलब जीन्स में म्यूटेशन से, क्रोमोसोमल एब्रेशन से, इनसे जो चेंजेस होते हैं उनको हम जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। चलो भाई एक एक करके हम लोग समझते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। Sir. हाँ जी, Sir, deletion और insertion में ज़्यादा तेज बोलो बेटा, मेरी आपकी वॉइस मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। Sir, deletion में और insertion में ज़्यादा इफेक्ट होगा ना? अलीना माइक्रोफोन के पास मुंह लगा के बोलो, बिल्कुल आवाज नहीं समझ में आई। Sir. हाँ बोलो। Sir, insertion और deletion में ज़्यादा इफेक्ट होगा ना? हाँ बिल्कुल, इंसर्शन और डिलीशन में ज्यादा इफेक्ट होगा। हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे भी बात आ जाए, है, हो सकता है ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही ना कर पाए, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। Okay, sir. देखो अब आते हैं सबसे पहले डालो जेनेटिकल। सर एक सेकंड, हाँ बोलो। ये नोट करना था। हाँ नोट करो करो। यस सर, हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, समझिए। हाँ तो मैं क्या बताने वाला था, राइट, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले तो
क्रोमोसोम में चेंज होने की वजह से, जीन में चेंज होने की वजह से जितने डिसऑर्डर आ जाए उनको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिकल डिसऑर्डर। जिसको जहां पे नहीं समझ में आया एकदम बिंदास बोलिएगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर। तो सबसे पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। जानते हो ये क्या चीज है? यस यस सर, क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता। पढ़ा चुका हूँ, बहुत तुमने पूछा था मेरे से लास्ट ईयर। पूरा बताओ हर्षित। सर प्लेटलेट्स मतलब फेल फिर जाती हैं ब्लड क्लॉट। एक पड़ेगा तेजी से तुम्हारे। प्लेटलेट कुछ नहीं होती, तुमको पूरा मैंने समझाया था डिटेल में। तुमने बहुत पूछा था मुझसे। सर क्लॉटिंग में फैक्टर्स रिलीज नहीं होते। हाँ क्या? हाँ लेना, बताओ क्लॉटिंग में। सर जो क्लॉटिंग प्रोसेस में जो फैक्टर्स होते हैं वो ग्लोबुलिन, प्रॉपर फिब्रिन। गुड 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 गुड। मैंने ब्लड क्लॉटिंग में तुमको भी पढ़ा। तुम इधर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी ना तुमने उससे? यस सर। हाँ, कौन सा फैक्टर होता है लेना? थोड़ा सा और बताओ, क्या नाम है उसका फैक्टर? देखो चलो अब यहाँ पे मेरी बात सुनो। हाँ देखो, समझो बात को। अभी क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। जिस बंदे को ये बीमारी होगी उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, नो ब्लड क्लॉट, है ना? उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं, चोट निकले लगेगी तो खून बहता ही रहेगा, नो ब्लड क्लॉटिंग, है ना उस बंदे को। अच्छा ये होता कैसा है? ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है। क्या मतलब हुआ भाई सेक्स लिंक्ड डिजीज का? क्या मतलब हुआ? एक्चुअली ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन है तो ये वो लड़की होगी जिसको कि हीमोफीलिया, ठीक है? तो ये कैसा हो गया? डिजीज। मतलब कि इस लड़की को ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। एक्स एच और एक्स, अगर एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन है तो ये कैरियर होगी। मतलब कौन है? ये अगले जनरेशन में बीमारी ले जा सकती, ले जाएगी, लेकिन इसको बीमारी नहीं होने वाली, खुद को नहीं होगी, इसके अंदर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग होगा। तो लड़कियां डिजीज्ड और कैरियर दो हो सकती हैं। मेल जो होते हैं वो डिजीज्ड ही होंगे क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, तो मेल ये डिजीज्ड हो, ठीक है? हीमोफीलिया को सबसे पहले खोजा गया ब्रिटेन की राजघराने में, है ना? इसीलिए हीमोफीलिया को हम कहते हैं रॉयल डिजीज। सर मेल सिर्फ डिजीज की होंगी, उसमें तो सिर्फ एक ही एक्स पे एच है। क्या क्या क्या? एक्स एक ही है और उसी में एच है। हाँ तो उसी मैच है। सर इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है ये डिजीज होने के लिए? हाँ, देखो जो जो जीन अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर डोमिनेंट। रेसेसिव, घूसा पड़ेगा अच्छा सॉरी सर, सर वो गलती से। तब यस रेसेसिव जीन्स होगा ना, रेसेसिव जीन। तो बस यही चीज ध्यान में रखनी है, समझे ना? यही चीजें दिमाग में रखनी है, नीट के लिए यही इंपॉर्टेंट है ना, समझो। तो ये रेसेसिव जीन्स हो गए। अब देखो इसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं, है ना? तो ये रॉयल डिजीज है, रॉयल डिजीज। अच्छा, क्वीन विक्टोरिया का एक लड़का था, उसका नाम था लियोपोल्ड। लियोपोल्ड में सबसे पहले इस डिजीज को खोजा गया, इस लड़के के अंदर। अच्छा, ब्रिटेन की महारानी की दो बेटियां थी, एक बेटी की शादी कर दी स्पेन में, एक की शादी कर दी रशिया के राजघराने में। तो ये बीमारी हो गई भाई साहब ग्लोबल, क्योंकि वो दोनों लड़कियां कैरियर थी। अब समझो बात को, यहां तक मामला समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखो तो अब क्या होता है। ये विक्टोरिया की एक लड़की थी जो कैरियर थी, तो उसका जीनोटाइप यही होगा ना? समझेंगे? जहां पे नहीं समझ में आया मेरे को रोकेंगे, बोलो सर नहीं समझ में आया, ठीक है ना? उसकी शादी हो गई एक नॉर्मल लड़के से जो प्रिंस था, है ना? एक नॉर्मल प्रिंस से शादी थी, इनके 4 बच्चे हुए। तो एक लड़की ये कौन होगी? एक्स एच एक्स, ये कौन होगी? जल्दी बोलो, बड़े ढीले हो तुम लोग यार। कैरियर। ये बालक होगा, क्या होगा इसको? डिजीज। डिसीज। डिजीज होगा, हीमोफीलिया होगा इसको, है ना? तो मैडम ने फैला दी बीमारी ना दूसरी जगह। ये लड़की तो नॉर्मल होगी और ये लड़का भी नॉर्मल होगा।
इसका मतलब कि 50%। अब क्वेश्चन में क्या आएगा, कितने परसेंट सन को बीमारी है, कितने परसेंट को? आंसर क्या है? 50% सन आर डिजीज। क्लियर है नहीं? यस सर। Yes, sir. अब अगर इसी क्वेश्चन पूछा होता हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग आर डिजीज, कितने हैं? 25%. 25% ऑफस्प्रिंग आर डिजीज। Yes, sir. समझ गए ना? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है हमेशा। क्वेश्चन की लैंग्वेज याद रखना, जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ये नीट का पैटर्न था, ठीक है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैरियर फीमेल, जल्दी बताओ। 25%. 25. फिर मारेंगे पकड़ के। व्हाट द परसेंटेज ऑफ कैरियर फीमेल, फीमेल कितनी है? दो ही तो हैं। 50%. हाँ 50%, दो कैरियर फीमेल कहती है, दो हैं, दो में से एक भी फीमेल को बीमारी, बताओ कितना परसेंट हो गया? 50. 50 हुआ ना? मैंने बोला ना क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो, ठीक है? समझ आ गया? Yes, यस sir. सर. तो भाई साहब हम लोगों को 9% लड़कों को बीमारियां होती हैं, जितनी भी जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं सब उसकी मां से आते हैं, फादर से नहीं आते हैं। 99%। और बता दूं आपको, 99% हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड कौन होंगे? बॉयज होते हैं। ठीक है, अब नोट कर लो। रॉयल डिजीज को कहते हैं, है ना? ये तो ये नोट कर लिया ना पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे? No, sir. Previous slide लगा लो. सर आपने क्या कहा कि मेल से ये हीमोफीलिया ट्रांसफर नहीं हो सकता? मेल से अभी बताते हैं बेटा, मेल से ट्रांसफर नहीं हो सकते, अभी बताते हैं। मेल से अगर मेल को बीमारी होती तो किसी को, देखो क्रॉस करके देखो अर्षित, एक मेल है जिसको हीमोफीलिया है, क्या किसी को हीमोफीलिया हो सकता है क्या? करो क्रॉस करो। A hemophilic male got married with normal female. What is the percentage of hemophilia disease in offsprings? 0%. 0% है ना? अब बताओ कौन बीमारी फैला रहा है? मतलब वो कैरियर तो बन सकती है फीमेल। राइट, उसने कैरियर बना दिया। अब ट्रांसफर कौन करेगा? मेल नहीं कर रहा है, फीमेल ही ट्रांसफर करेगी अपने बेटे को, है ना? अब जो कैरियर होगी वो अपने लड़के को ट्रांसफर कर देगी, करेगी नहीं करेगी? सर समझ गया, मतलब यहाँ पे कैरियर का मतलब ये। याद रखना रेसेसिव है कि डोमिनेंट, ये याद रखना, पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। सर आपने जब मुझसे पूछा था ना कि मतलब अच्छे से समझाना, जो आपने मुझसे पूछा था सब में डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने क्या बताया इसके बारे में? क्या जब चीज, मैंने प्लेटलेट्स को, क्या चीज समझना बताओ? सर मतलब हीमोफीलिया होती क्या है? मैंने बताया, सर मैंने बोला था कि प्लेटलेट्स की वजह से होता है, आपने बोला नहीं होता है। प्लेटलेट नहीं होता। देखो वो डिजीज होती है जिसमें एक जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन हो जाने की वजह से किसी भी बंदे में फैक्टर 8 और फैक्टर, मैंने पढ़ाया था 11th में, उसके अंदर फैक्टर 8 या फैक्टर 9 नहीं बनता है। तो जब फैक्टर 9 या फैक्टर 8 नहीं बने, ज्यादा चांसेस होंगे वो फैक्टर 8 होगा, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर 8 फैक्टर 9 के ना बनने से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, लगातार ब्लड निकलता रहता है। ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। ये डिजीज हो गया, ये कैरियर हो गया, ये डिजीज हो गया। और ये रेसेसिव जीन है ना, दिस इज रेसेसिव जीन, क्योंकि अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में शो कर रहा है। तो एक तरह से रेसेसिव डिजीज है ना, रेसेसिव जीन है, ठीक है? रॉयल डिजीज बोलते हैं, और विक्टोरिया के लड़के लियोपोल्ड में इसको खोजा गया था। दैट्स इट। और ये पैटर्न याद रखना। चलें दूसरी डिजीज में। सर जो मतलब जैसे किसी में अगर ये डिजीज फाउंड होता है तो वो उसकी मदर से आता, तो वो अपनी वाइफ में ट्रांसमिट तो नहीं कर सकता ना? देखो ना, अब देखो उसकी मदर से आया, ये लड़का क्या है? हीमोफिलिक है ना? ये वाला लड़का है ना? यस सर। तो इसकी ये शादी, आगे कुछ नहीं कर सकता ना? हाँ देखो ना, इसकी शादी एक नॉर्मल लड़की से हो गई। अब बताओ, इसकी एक जो बेटी होगी वो क्या होगी? कैरियर होगी। दूसरी बेटी क्या होगी? वो भी कैरियर होगी, ठीक है? बेटे कैसे होंगे? नॉर्मल। बताओ किसी को बीमारी हुई? नहीं, लेकिन ये ले जाके अपने लड़के को दे देगी आगे। क्लियर है? सर ये नहीं आया, दोबारा बता अरे देखो ना बेटा, देखो यहां तक तो समझ में आ गया था ना, यहां तक, यहां तक। यस सर। यस सर। ये वाला नहीं समझ में आ गया? ऊपर वाला, पहला वाला, आगे सर। ये वाला समझना है ना? पहला वाला क्रॉस तो सबको समझ में आ गया ना? सब लोग बताओ, पहले ध्यान से बताओ। यस सर। Yes, sir. सर. अच्छा देखो दूसरा वाला क्या है?
अब ये लड़की, ये वाली लड़की, ये वाली लड़की, इसकी शादी, ये वाले लड़का, इस लड़के को हीमोफीलिया है, इसकी शादी एक नॉर्मल लड़की से हम लोगों ने कर दी। अब क्या होता है देखो, एक्स एच एक्स ये बनेगा ना, तो ये कौन है, कैरियर डॉटर, बीमारी नहीं है इसको। फिर क्या होगा, एक्स एच एक्स ये कौन है, कैरियर डॉटर, इसको भी बीमारी नहीं है। फिर एक्स वाई पहला लड़का, नो डिजीज, ठीक है, दूसरा लड़का, नो डिजीज। तो फादर बीमार था, लेकिन फादर की वजह से किसी बेटे या बेटी को बीमारी हो सकती है क्या? वो जीन रिसेसिव होके रहेगी, फिर वो आगे चली जाएगी, ऐसा है ना सर? राइट राइट, ये आगे चली जाएगी, तभी तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करेगी। अब ये दोनों लड़कियां अपने लड़कों को बीमारी दे सकती हैं, है ना? देख लो क्रॉस करके। अभी क्लियर है? बताओ भाई, बोलिए, क्लियर है अभी? यस क्लियर है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डिजीज क्या है, दूसरा जेनेटिकल डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। जानते हो कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंड भी लड़के ही होते हैं और हीमोफिलिक भी लड़के ही होते हैं। कलर ब्लाइंड दो तरह के होते हैं, यहां पे हम जो पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं ब्लू और ग्रीन कलर, ब्लू और रेड कलर ब्लाइंड, सॉरी, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड, यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं। इस बंदे को रेड और ग्रीन में फर्क नहीं समझ में आएगा, इसलिए इस आदमी का कभी भी डीएल नहीं बनेगा और ये आदमी कभी भी मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकता है, फोर्सेस में नहीं जा सकता है। कलर ब्लाइंड लोग एनडीए कभी नहीं ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? तो नोट करेंगे, इन दिस डिजीज, सर सिर्फ रेड एंड ग्रीन। पर्सन इज, हाँ, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड। In this disease, the person will not be able to differentiate between red and green color. It is sex-linked recessive. It is sex-linked recessive trait. ये भी सेक्स लिंक बीमारी है और कैसी है, रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है? The disease gene is found on X chromosome. XCX कौन हो गया, कलर ब्लाइंड, ये फीमेल है कलर ब्लाइंड, ठीक है, ये कलर ब्लाइंड होगा, है ना? एक्सी और एक्स सेम पैटर्न है, ये कौन होगा, कैरियर, ठीक है? एक्सी और वाई कौन होगा, है ना, कलर ब्लाइंड। सेम इसका भी पैटर्न है, कैसे, इसका भी सेम पैटर्न कैसा है, जैसा भी हीमोफीलिया का पड़ा, ये फीमेल को कलर ब्लाइंड थी, इसने एक नॉर्मल आदमी से शादी कर ली, ये इसकी लड़की हुई, ये लड़की कैसी हो गई, एक्सी कलर ब्लाइंड, ये कौन है, कैरियर है, ठीक है? और फिर एक ये दूसरा लड़का हुआ, ये कौन होगा, एक्सी वाई, डिजीज होगा ये। फिर ये लड़की है, देखो दूसरी लड़की भी क्या होगी, एक्सी कैरियर, लेकिन लड़का फिर से भी क्या होगा, एक्सी वाई, ये क्या होगा, डिजीज। तो 100% यहाँ पे क्या हो गया, सन डिजीज है, और 100% लड़कियां कैसी हैं, गर्ल्स कैरियर। सर हमने लास्ट लाइन क्या लिखी थी, द डिजीज जीन इज फाउंड ऑन, These genes are found on X chromosome. ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट थर्ड डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल
एनीमिया। एक मिनट, देखो सिकल सेल एनीमिया में आते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि यहां पर नॉर्मल जो बंदा है ना, तो उसकी वो नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी का साइज शेप क्या होता है? भाई लोगों, आरबीसी कैसी होती है? राउंड। हाँ कैसी? कौन कौन बोला? हाँ कैसी होती है आरबीसी? राउंड एंड कॉनकेव। कॉनकेव शेप। हाँ मरियम, कैसी होती है आरबीसी? सर राउंड एंड कॉनकेव। राउंड एंड पंपकिन शेप। और कौन बताएगा? इंशिया, आरबीसी कैसी होती है? सर डिश शेप्ड होती हैं। हाँ बिल्कुल डिस्क शेप होती है। आरबीसी डिस्क शेप होती है, तो होती है डिस्क शेप। ये जिस बंदे के अंदर बीमारी होगी उसकी नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी डिस्क शेप रहेगी। आप इस आदमी के अंदर बता नहीं सकते कि इसको सिकल सेल एनीमिया है। अब क्या करो, इस आदमी को आप लेकर के गए रोहतांग पास, है ना, मनाली के ऊपर आप जैसे लेके जाओ रोहतांग पास की जगह, ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन की कमी हुई, इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप इसको डेफिशिएंसी ऑफ O2 में जाओगे, मर सकता है, पूरे चांस से मर जाएगा। इसकी आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा? सिकल सेल। सिकल सेल शेप ऑफ आरबीसी, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन चेंजेस इट्स शेप। तो हीमोग्लोबिन ने अपना शेप चेंज करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है। ये कैसी डिजीज है? ये सेक्स लिंक डिजीज नहीं है। ये कैसी है? दिस इज, ये मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले आप लिखो, चलो नोट करो। सर अनीमिया जो होता है उसमें हर बार यही होता है क्या? ना, अनीमिया क्या, कई तरह से देखो। अनीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। मतलब क्या हुआ? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है। किसी बंदे के अंदर आरबीसी का काउंट कम हो गया तो भी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा ना, है कि नहीं? यस सर। उसको अनीमिया बोलेंगे। किसी बंदे के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसे भी अनीमिया बोलेंगे। किसी के अंदर सिकल सेल की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई, दैट इज आल्सो अनीमिया। सो अनीमिया को हम लोग बोलते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। मतलब देयर मे बी वेरियस रीजन ऑफ अनीमिया। क्लियर है? और सर शेप चेंज से क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर? अब देखो ना, शेप, जब आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा तो ऑक्सीजन ले लाने की जो इसकी कैपेसिटी वो गिर जाएगी। तो पहले अगर बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, अगर वो 2 लीटर ऑक्सीजन ले जाता तो अभी तो 1 ही लीटर ले जा पाएगा ना, है कि नहीं? एक और चीज, ये जो सिकल सेल है ये जाके ब्लड कैपिलरी में अटक जाएंगी और उसको ब्लॉक कर देंगी और ब्रेन हैमरेज से आदमी मर सकता है। आप समझे? क्लॉटिंग कर क्रिएट कर देंगे अंदर। क्लियर? यस सर। लिखो अब, it is a common disease in tropical Africa and American blacks। हम में आप पे नहीं होती है। It is a common disease in tropical African and American blacks। Next point।
ट्रॉपिक अफ्रीकन एंड ट्रॉपिक अफ्रीका एंड अमेरिकन ब्लैक्स, अमेरिका में जो निग्रोज होते हैं उनमें। नेक्स्ट, at the deficiency of oxygen, at the deficiency of oxygen, the shape of RBC, the deficiency of oxygen, the shape of RBC changes from disc to sickle cell, disc to sickle cell. ठीक है, next point, it takes place due to presence of defective hemoglobin. Next, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, it is autosomal hereditary disease. It is autosomal hereditary disease. क्लियर है बेटा? सर एक बार सेक्स रिलेटेड और ऑटोसोमल में डिफरेंस बता। देखो बेटा, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं हर सेल में? 23 + 23, सही है ना? 22 क्या है? ये डिसाइड करते हैं हमारे बॉडी का शेप क्या होगा, कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, हेल्थ क्या होगा, वगैरह वगैरह। इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। और 23वां क्या है? या तो ये XX है ना, ये तो होगा ना, और या फिर क्या होगा, X या Y है, या XY, यस राइट है। तो अगर डिजीज का जीन, भाई साहब, अगर डिजीज का जीन इनके ऊपर है तो इनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। तो अगर डिजीज का जीन इनके ऊपर है तो क्या बोलेंगे? और अगर डिजीज का जीन इनके ऊपर है तो क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डिजीज। अभी क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है अभी? सर ये सर ऑटोसोम पे आएगा तो फिर वो हेरिडिटरी कैसे हो गया? अरे क्यों, हमारे पास वो एक बात कैरी कैसे हो बताओ, जाता है? मेरे अंदर XY आए, ठीक है ना, तो XY सिर्फ थोड़ा ना है, वो बाकी का 22 भी तो आए हैं मेरी माँ से या मेरे फादर से। तो अगर उसमें कोई डिजीज का जीन होता तो मेरी बॉडी में नहीं आता, बताओ बताओ, गलत कह रहा हूं भाई? एक बात बताओ, यस सर, यस ये XY है ना, इसके साथ में ये हीमोफिलिक फीमेल थी, तो ये हीमोफिलिक, इसके साथ में 22 जीन और भी तो आए साथ में। अगर इनमें डिफेक्ट होगा तो वो भी तो बीमारी जाएगी ना बच्चों में, जाएगी नहीं जाएगी, बताओ बोलो भाई। यस सर। तो इसलिए इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, है ना, मतलब इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखो बात को समझो, कहाँ गया तो हीमोफीलिया था ना, क्या बता देना, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। देखो यहां पर ये नॉर्मल जीन है, समझो बात को, म्यूटेशन ही हुआ है, देखो यहां पर नॉर्मल जीन है। तो नॉर्मल जीन में क्या है, तो डीएनए का सीक्वेंस क्या है, GAG, है ना। तो डीएनए ने किसको कोड किया, डीएनए आरएनए ने सीक्वेंस को क्या कोड किया, GAG, है ना। और GAG से क्या बनता है, एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिन। तो यहाँ पे 7th पोजीशन में, चेन की 7th पोजीशन में ग्लूटामिन बनना चाहिए, है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन की कौन सी, तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, है ना, बीटा चेन, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल
ये बीटा चेन है, तो बीटा चेन में 7वें नंबर पर ग्लूटामिन होनी चाहिए। अब क्या हुआ, जिस बंदे के अंदर म्यूटेशन हुआ तो यहां पर एक की जगह क्या आ गया, टी आ गया, तो एक की जगह टी आ गया, इसको क्या बोला जाएगा, एडेनिन की जगह थाइमिन आ गया, तो प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आ गया, क्या बोलोगे? अरे प्रभु, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जन। वेरी गुड, ट्रांसवर्जन बोलेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसवर्जन हुआ, एडेनिन की जगह थाइमिन। अब क्या हुआ, ये जीटीजी को आरएनए पढ़ेगा जीयूजी, और ग्लूटामिन की जगह क्या बन गया, वैलिन बन गया। तो यहाँ पे 7वें पोजीशन में ग्लूटामिन की जगह जब वैलिन आ जाता है तो डीएनए का ये तो क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन वो डिफेक्टेड हो जाता है, और ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, क्रिसेंट शेप हो जाता है ना, इसी को सिकल सेल या क्रिसेंट शेप बोलते हैं। समझ आ गया? सर वहाँ ए की जगह टी और टी की जगह ए आया ना? ए की जगह टी आया, टी की जगह कहां से ए आया? जो नीचे वाला है सर, CTC। अरे वो तो हो ही, वो अपने आप हो जाएगा ना, सीक्वेंस अपने आप ऐसे सीक्वेंस हो जाएगा। तुम नीचे वाले नहीं देखो, तुम दिमाग ज्यादा लगाते हो, तुम नीचे वाले नहीं देखो, हमारा फोकस कहां, ऊपर वाले पे। जीटीजी आया, जीएजी तुमको सिर्फ इतना लिखना है, इन द प्लेस ऑफ द जीएजी देयर विल बी जीटीजी, हेंस इन द प्लेस ऑफ ग्लूटामिन वैलिन विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट्स इट। गॉट इट सर। इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, और इसको बनाओगे अपने नोट्स में ड्रॉ करोगे इसको आप लोग, ठीक है? यस Yes, सर। sir. नोट करो, द जीन इन्वॉल्व इन सिकल सेल एनीमिया। सर ये समझ नहीं आया। अरे देखो, इसके लिए पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, सेकंड चैप्टर में एक्चुअली। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना, जो आरबीसी में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनी, किससे, आयरन से, और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन से। ग्लोबिन प्रोटीन में दो चेन पाई जाती है, बीटा चेन और अल्फा चेन। यहां पे बीटा चेन किससे बनी है, छोटे छोटे एमिनो एसिड से। इस तरह से एमिनो एसिड से बनी है। सीक्वेंस में जो 7वां वाला एमिनो एसिड है ना, तो नॉर्मली 7वां वाला एमिनो एसिड कौन सा होता है, ग्लूटामिन। लेकिन जीन्स में चेंज हो जाने की वजह से ग्लूटामिन की जगह क्या बनने लगता है, वैलिन। किसमें, डिफेक्टेड पोर्शन। तो जब ग्लूटामिन की जगह वैलिन बन जाता है तो क्या होता है, ये बीटा चेन डिफेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से लो ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन अपना शेप चेंज कर देता है, और जिससे आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ओके सर। अभी क्लियर है? सर तो इस सिकल सेल एनीमिया के बारे में कोई अलग से टेस्ट कराना पड़ता है ताकि कोई टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। सर तो जिसको उसे पता कैसे चलेगा अगर वो कोई नॉर्मल एरिया में रहता है? ठीक है, क्लियर? हेलो सर, सर आपकी आवाज नहीं आई। अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ, इसका ऐसे टेस्ट में नहीं पता चलेगा, ठीक है? चलो आगे चला जाए। सर ऐसे तो नोट जिसको कर लिया? पता होने के चांसेस ही नहीं है सर, तो बहुत खतरनाक हो गया ना। नहीं, नॉर्मली नहीं पता चलेगा भाई, जेनेटिकल डिसऑर्डर ऐसे नॉर्मली नहीं पता चलते हैं, लेकिन टेस्ट करा के पता किया जा सकता है। बट नॉर्मल जेनेटिकल डिसऑर्डर ऐसे थोड़ा ना होता कि आप नॉर्मल टेस्ट करा लो, लैब में टेस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई। जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए जीन सीक्वेंसिंग करवाना पड़ेगा, बहुत खर्चे वाली चीज है। अभी साइंस इतना, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुई है। ये होता है कि ये जब लक्षण दिखाई देने लगे ना किसी के बंदे के अंदर,
तो लग जाता है। ठीक, यस सर। नेक्स्ट आते हैं फेनिलक्यूटिनेरिया। नेक्स्ट पीकेयू, फेनिलक्यूटिनेरिया। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को यहाँ पे? सर आप लिखा रहे थे क्या दिखा रहे थे? द जीन इन्वॉल्व्ड इन सिकल सेल एनीमिया। अच्छा मैं लिखवा रहा था तो लिखवा तो दिया। द जीन इन्वॉल्व्ड इन सिकल सेल एनीमिया कोड्स फॉर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन of hemoglobin becomes defected. सर सिकल सेल अनीमिया के बाद क्या है? The gene involved in sickle cell anemia codes for beta polypeptide chain, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है beta polypeptide chain of hemoglobin becomes defected, due to which defected hemoglobin is produced. Full stop. It codes valine in place of glutamine. Hence, at low oxygen, RBC changes its shape. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फेनिलक्यूटिनेरिया PKU। फेनिलकेटोनुरिया, फेनिलकेटोनुरिया। ठीक है, अब क्या होता है? देखो, एक एंजाइम, हम ये नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे हैं अभी, जिस बंदे को नहीं है, तो एक नॉर्मल बंदे में, किसी नॉर्मल इंसान में, हम में, आप में क्या होता है कि हमारे आप के अंदर एक एमिनो एसिड पाया जाता है ना? तो उस एमिनो एसिड का नाम है फेनिल एलानाइन, हमारे आपके अंदर पाया जाता है। इस फेनिल एलानाइन को ये हमारे बॉडी में बनता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में के लिए हार्मफुल होता है ना? तो फेनिल एलानाइन जो होता है ये होता है हार्मफुल। ठीक है, तो होता क्या है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं फेनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। फेनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, फेनिल एलानाइन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन। ठीक है, और टायरोसिन हमारी बॉडी में बाकी काम में आ जाता है, किसी दूसरे काम में आ जाता है, दूसरी प्रोसेस में यूज आ जाता है। लेकिन डिजीज्ड बंदे में क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ, बनता नहीं क्या, नो फॉर्मेशन ऑफ फेनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम जब नहीं बनता, जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या इकट्ठा हो जाएगा, फेनिल एलानाइन इकट्ठा हो जाएगा ना। अब ये फेनिल एलानाइन इकट्ठा होता जाएगा धीरे धीरे, है ना? अब ये फेनिल एलानाइन जो होगा, ये
यूरिन से बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो यूरिन में डिटेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इट विल डैमेज ब्रेन, इट विल डैमेज ब्रेन, जिससे बंदे का ब्रेन डैमेज हो जाएगा और आदमी मर भी सकता है ना। समझ आ गया? यस सर। नोट करो। नोट कर लो इसको, फिर मैं लिखवा देता हूं। इस डिजीज को पीकेयू बोला जाता है, पेनिल क्यूटिनेरिया। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाएगा। नोट करो। In this disease, extreme mental retardation, in this disease, mental retardation takes place. In this disease, extreme mental retardation takes place in this disease, extreme mental retardation takes place in the children. Full stop. It occurs one out of every 10,000 birth in USA. 10,000 बच्चा यूएसए पैदा होता है तो उसमें से एक कोई बीमारी होती है। नेक्स्ट, Sir, every 10,000 birth in USA. In this disease, patient lack phenylalanine dehydrogenase enzyme. सर आउट ऑफ एवरी 10,000 बर्थ जैसे कि बात लिखवाया। Out of every 10,000 birth in USA, मतलब यूएसए में 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक कोई बीमारी का हो। In diseased person, formation of phenylalanine hydroxylase enzyme do not takes place. Phenylalanine hydroxylase enzyme do not takes place, due to which phenylalanine do not changes into tyrosine. Full stop. Accumulation of phenylalanine causes damage of brain. ठीक है, समझ आया भाई? यस। हाँ जी, समझ आया ना? yes, sir. Yes, sir. एक और बीमारी लिख लो, एल्बिनिज्म। सिंपल है, देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके पूरे बाल सफेद, पूरी स्किन सफेद है ना, देखा होगा ना, और उनको Yes. धूप में दिक्कत भी होती है। Yes, sir.
तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी को एक प्रोटीन कलर देता है मेलानिन, जिससे हमारी आईज को कलर मिलता है, स्किन को कलर मिलता है ना, हेयर्स को कलर मिलता है। इन लोगों की बॉडी में मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और क्या मेलानिन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि मेलानिन बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम है ये टायरोसिन, है ना, टायरोसिन। तो जीन में डिफेक्ट हो जाने की वजह से टायरोसिन नहीं बनता है। टायरोसिन जब नहीं बनता, टायरोसिन क्या है, एंजाइम है, क्या काम करता है, मेलानिन बनाता है। जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा, जब मेलानिन नहीं बनेगा तो इसको कलर नहीं मिलेगा, वो पूरी बॉडी व्हाइट हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। सर तो जिसको मतलब फिनाइल कीटोनुरिया है उसको एल्बिनिज्म भी हो सकता है, होने क्या का जिसको फिनाइल कीटोनुरिया है उसको एल्बिनिज्म भी होगा या हो सकता है, ज्यादा चांसेस है। क्यों भाई, सर क्योंकि फिनाइल एनानाइन तो टायरोसिन बनाता है। वो टायरोसिन एमिनो एसिड था, ये टायरोसिनेज एंजाइम है। ओके सर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, नोट करो। इट इज कॉज्ड बाय रिसेसिव। नेक्स्ट, disease is characterized by lack of dark pigment melanin in skin, hair and iris. Next, सर आपने रिसेसिव के बाद क्या बोला था फर्स्ट पॉइंट में? recessive inherited disorder. Next, albinism caused by albinism is caused by tyrosinase enzyme. Tyrosinase enzyme, which is necessary for synthesis of pigment melanin. ठीक है ना, which is necessary for synthesis. क्या क्या, which is necessary for synthesis of pigment melanin. ठीक है, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर आपके पूरे हो गए, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना। तो अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। नोट, हर्षित मुझे बताओगे तुम, ये चैप्टर में सिर्फ मुझे तुमको पढ़ाना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और पेडिग्री, दो चीज पढ़ाऊंगा एंड दैट्स इट। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में अपन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। बताओ किसी को डाउट हो। सर ये एल्बिनिज्म और इससे पहले फिनाइल कीटोनुरिया वो क्या थे, ऑटोसोमल इनहेरिटेड? क्या क्या क्या, तेज बोलो क्या। सर ये एल्बिनिज्म और जो फिनाइल कीटोनुरिया थे वो सोमेटल थे? सब ये ना, ये सब ऑटोसोमल डिजीज है। ओके सर। ऑल आर रिसेसिव ऑटोसोमल, ठीक है। और बताओ, और किसी को डाउट कोई? अलीना समझ आ रहा है सब पूरा? यस सर। या भी इज देयर एनी डिस्कनेक्ट? आर्यन, इल्मा, आप बताओ। मरियम, सब समझ में आ रहा है? यस सर। इंसिया, क्लियर है बेटा सब कुछ? यस सर, क्लियर है। मरियम ये बताओ, सही से समझ रहा है सब कुछ या कम समझ में आ रहा है? फ्रैंकली बोलो, जिसको भी कहीं पे कोई दिक्कत हो। यस सर, आ रहा है। पूरा ना? जी सर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिलाओगे, विल गो फॉर लाइक विल डू दिस वन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड द सेकंड वन दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, यस सर। कोई डाउट हो बताओ? यस सर। कोई डाउट नहीं? चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए।